दोस्तों नमस्कार। मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे हैं? वैसे आप लोगों से ऐसा पूछना बेमानी होगी, क्योंकि आप लोग जिस आयु वर्ग में हैं अभी, उसमें न कोई चिंता होती है, न कोई परवाह होती है। लाइफ का गोल्डन पीरियड कहा जाता है उसे। तो जाहिर है कि आप मस्त होंगे, प्रसन्न होंगे। लेकिन प्रतियोगिता परीक्षाओं का बोझ आप लोगों को चिंतित करता होगा निश्चित रूप से। तो उसी बोझ को कम करने का प्रयास मैं कर रहा हूँ इन दिनों, और कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों का कुछ मार्गदर्शन कर सकूं, कुछ भला हो जाए मेरे हाथों। इसी क्रम में हम बात कर रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता की। पिछले कई क्लास से बात कर रहे हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं के साथ साथ जो सब्जेक्टिव एग्जाम्स होते हैं उनको भी मद्देनजर रखते हुए कक्षाओं का आयोजन करूं। तो पिछले क्लास में हमने सिंधु घाटी सभ्यता में शिल्प और उद्योग, कृषि की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त की थी, और मैंने वादा किया था कि अगली कक्षा में मैं सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों द्वारा किए जाने वाले राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संबंध में बात करूंगा। तो उपस्थित हूं आपकी सेवा में एक बार फिर से, दिल से एक बार फिर से। जब भी किसी देश का अन्य देश के साथ या किसी प्रदेश का अन्य प्रदेशों के साथ व्यापार होता है, तो जिस देश में जो चीज ज्यादा उत्पादित होती है वो दूसरे देश में भेजता है, और दूसरे देश से जो उसके यहाँ कम उत्पादन होता है जिन वस्तुओं का, उनका आयात करता है। ये एक सामान्य बात है। यही पैटर्न सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के द्वारा किए जाने वाले व्यापार में भी देखा जा सकता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो वस्तुएं उनके पास अनुपलब्ध थी उसका आयात करते थे, और जो वस्तुएं उनके पास बहुतायत में उत्पादित की जाती थी उनका निर्यात करते थे। जाहिर है कि उस समय में तांबे की खोज हो चुकी थी, और तांबे की जरूरत सबसे ज्यादा पड़ती होगी। तो तांबे का आयात करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। राजस्थान और ओमान से, ओमान जो अरब देश है, लोथल में ओमान से आयातित तांबे की सीनियां मिली हैं।
इससे पता चलता है कि ओमान से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तांबा लाते थे, और राजस्थान में तो बड़ी बड़ी खाने हैं ही तांबे की, आज भी है। अब तांबा तो मंगा लिया, लेकिन तांबा नरम धातु है, उसे कठोर करने के लिए टीन की आवश्यकता होती थी। तो टीन का जो आयात करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, अफगानिस्तान और ईरान से। इसके साथ साथ शीशा आता था राजस्थान से, लापस लेजुली, जिसे हिंदी में लाजवर्त मणि भी कहते हैं। बदख्शान अफगानिस्तान से, मैंने पिछली कक्षा में बताया था आपको कि लापस लेजुली उस काल में स्टेटस सिंबल था। जिसके पास ज्यादा पैसा होता था, जो ज्यादा धनवान लोग होते थे, लापस लेजुली का प्रयोग करते थे, और लापस लेजुली विदेश भी भेजा जाता था, भारी मात्रा में इसका निर्यात होता था। इसके साथ साथ बहुमूल्य रत्नों का आयात किया जाता था। गुजरात, ईरान, अफगानिस्तान से। व्यापारिक संबंध सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का सबसे ज्यादा व्यापक सुमेरिया के लोगों से था, क्योंकि सुमेरिया में उर नामक जो शहर था सुमेरिया का, वहां की खुदाई में काफी संख्या में हड़प्पाई मोहरें मिली हैं और हड़प्पाई वस्तुएं भी मिली हैं। मृदभांड, लापस लेजुली, कार्नेलियन के मनके, शंख, सीपी के समान। यहां मैं आपको बताना चाहूंगा, और ऐसा बताना काफी दिलचस्प होगा, कि उर शहर की जब खुदाई की गई, वहां की गलियों को काफी टेढ़ा मेढ़ा पाया गया। जैसा कि नगर योजना के बारे में बात करते हुए मैंने आप लोगों को बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता की सड़कें काफी योजना बनाकर बनाई गई थी। पहले से योजना बनाई गई, मास्टर प्लान, और फिर उनका निर्माण किया गया, नगरों को बसाया गया। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो सड़कें हैं वो सीधी हैं, स्ट्रेट है, सरल रेखा में।
लेकिन उर्स जो सुमेरिया का शहर है, वहाँ की जो गलियां हैं और सड़कें हैं वो टेढ़ी मेढ़ी है। तो जाहिर है कि बैलगाड़ी तो चलती नहीं होगी टेढ़ी मेढ़ी शहरों में, तो गधों का प्रयोग होता होगा सामान ढुलाई के लिए। अब हम विस्तार से बात करेंगे कि सुमेरिया के लोगों को किन किन वस्तुओं का निर्यात करता था भारत उस समय में, भारत या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, और क्या क्या वहां से आता था। सुमेरिया के लिए जब सामान चलता था यहाँ से, तो 2 व्यापारिक स्टेशन थे। लगातार पानी के जहाज में या नाव में यात्रा करना काफी कठिन रहता होगा, बीच में लोग रुकते होंगे, खाते पीते होंगे, आराम करते होंगे, फिर आगे बढ़ते होंगे। तो इस क्रम में सिंधु घाटी सभ्यता के जो दस्तावेज है उनमें दिलमुन और माकन का जिक्र मिलता है। दिलमुन को बहरीन तक से दिलमुन की पहचान की गई है और माकन का मकरान तक से। तो ये 2 व्यापारिक स्टेशन थे, और जब मकरान तट में जहाज रुकता होगा वहां से ईरान जो फारस की सभ्यता थी वहां भी सामान जाता होगा, निश्चित रूप से जाता होगा। हालांकि उस समय फारस की सभ्यता काफी प्रारंभिक अवस्था में थी, उसे सभ्यता कहना सही नहीं होगा, लेकिन सामान वहां भी जाता था, क्योंकि ईरान से भी, जैसा कि मैंने कहा कि टीन और बहुमूल्य रत्नों का भारत में आयात होता था। तो इन वस्तुओं की खुदाई होती होगी तभी तो इनका आयात होता था। फिर वहां से बहरीन तट और मकरान तट से बैलगाड़ियों या ऊंट गाड़ियों के द्वारा सामान या गधों के द्वारा जो अभिष्ट स्थान थे वहां पे ले जाया जाता होगा। क्योंकि हमारे पास इस बात के सबूत नहीं है, लिखित सबूत नहीं है, तो हम अनुमान ही लगा सकते हैं खुदाई में प्राप्त वस्तुओं के आधार पर। तो हड़प्पा सभ्यता से जो निर्यात होता था उनमें मैं सुमेरिया की बात कर रहा हूं। सुमेरिया कही या मेसोपोटामिया कही, क्योंकि उस समय मेसोपोटामिया में सुमेरियन सभ्यता ही अस्तित्व में थी। गैर टिकाऊ वस्तुओं का भारत से निर्यात होता था ज्यादातर, जिसमें सूती वस्त्र प्रमुख थे। और 19वीं शताब्दी तक 1813 तक भारत दुनिया का सबसे बड़ा सूती वस्त्र का निर्यातक बना रहा। जो हड़प्पा सभ्यता के काल में सूती वस्त्र उत्पादन में भारत का एकाधिकार स्थापित हुआ, 19वीं शताब्दी तक कायम रहा। कहते हैं कि ढाका में का जो मलमल का कपड़ा होता था वो एक थान कपड़ा छोटी सी अंगूठी से पास कर जाता था, इतना महीन कपड़ा बनता था। और बाद के सालों में हम पढ़ेंगे जब उत्तर मौर्य काल में रोम के लिए सूती वस्त्रों का निर्यात होता था, तो रोम के जो तत्कालीन इतिहासकार हुए हैं उन्होंने लिखा है कि रोमन युवतियां जब भारतीय सूती वस्त्र पहन के निकलती हैं तो 7 तह कपड़ा पहन के निकलती हैं, और फिर भी उनके अंग बाहर से देखे जा सकते हैं। एक सड़कों पर समस्या उत्पन्न हो जाती है नैतिकता। तो इस तरह की महारत हासिल की भारत के लोगों को
सूती वस्त्रों के निर्माण में। बाद के सालों में हम पाते हैं कि यूनानी जो है वो सूती वस्त्रों को सिंडन कहते थे। सिंडन संभवतः सिंधु घाटी सभ्यता से ही आया हुआ शब्द था, सिंधु से या सिंध से बना होगा, अपभ्रंशित होगा। तो सूती वस्त्र विभिन्न प्रकार के मणकों अभी भारी मात्रा में भारत में उत्पादन होता था, निर्माण होता था और निर्यात भी होता था। मणके अनाज आज भी भारत भारी मात्रा में अनाज का निर्यात करता है। अगर भारत चावल और गेहूं का निर्यात रोक देता है तो पूरी दुनिया में खलबली मच जाती है। अमेरिका तक के बाजारों में चावल स्टॉक करने की होड़ लग जाती है। इस तरह की समस्या हो जाती है। हाथी दांत की वस्तुएं मिट्टी के बर्तन, और इन बर्तनों में ज्यादातर चित्रित बर्तनों का निर्यात होता था। और तांबे और कांसे के औजार और हथियार भी सुमेरिया के लिए भारत से निर्यात होता था। बाद के सालों में जब लौह युग आया, लोहे की खोज हुई, तो लोहे की वस्तुएं भी काफी भारी मात्रा में निर्यात होने लगी भारत से। और उत्तर मौर्य काल के जो रोमन लेखक हैं, उन्होंने रोम के बारे में लिखा है कि किचन से लेकर स्नान घर तक में भारत का प्रवेश हो गया है। पर्दे भारतीय हैं, प्रत्येक रोमन घरों में छुरी कांटे भारत से बन के आते हैं, वस्त्र भारत से बन के आते हैं। तो जब लोहे की खोज नहीं हुई थी तब भी तांबे और कांसे की बनी वस्तुओं का सुमेरिया के लिए भारी मात्रा में निर्यात होता था। हालांकि सुमेरिया में भी कांसे और तांबे वस्तुएं बनती थी और उन्होंने भी इसमें महारत हासिल की थी। अब मेसोपोटामिया से भारत आता क्या क्या सामान था, इस पर भी हम नजर डालें। वो मेसोपोटामिया से ऊनी वस्त्र आते थे, क्योंकि उस क्षेत्र में खेती कम होती है, मरुस्थल ज्यादा है, तो भेड़ पालन काफी ज्यादा होता था उस समय में। बाद के सालों में भी होता रहा, आज भी होता है। चांदी और टीन मेसोपोटामिया से भारत आता था। अन्य वस्तुओं में इमारती लकड़ी और कीमती लकड़ियों का भी भारत से निर्यात होता था। हाथी दांत की बनी वस्तुएं भी भारी मात्रा में
मेसोपोटामिया भेजी जाती थी। अनाज के साथ साथ अन्य प्रकार के खाद्य पदार्थ भी, जैसे घी, शहद आदि, ये मेसोपोटामिया के लोग मंगाते थे भारत से। 2600 ईस्वी पूर्व में मेलुहा से, मतलब सिंधु घाटी सब के स्थलों से मेसोपोटामिया के बंदरगाहों के लिए जहाज सीधे जाते थे और व्यापारिक स्टेशन जो बीच में थे वहां पे लोग आराम करते थे और जहाज यहाँ से मेसोपोटामिया जाता था। लेकिन बाद में जब सुमेरिया की सभ्यता का अंत हो गया और 2000 ईस्वी पूर्व के लगभग में बेबीलोनिया की सभ्यता पूरे उरूज पर थी, पूरे शबाब पर थी, तब भारत से व्यापार कम होने लगा। और इसका क्या कारण था कुछ कहा नहीं जा सकता। ये तो हुई सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के व्यापार की बात है। सुमेरिया के साथ साथ सिंधु घाटी के लोग चीन और मिस्र से भी व्यापार करते थे, लेकिन उनके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है और इतने बड़े पैमाने पर व्यापार होता भी नहीं था कि उनका अलग से जिक्र किया जाए। अब हम बात करेंगे बाट और माप प्रणाली की। सिंधु घाटी सभ्यता में बाट और माप प्रणाली कैसी थी? जिस तरह से नगर योजना काफी मानक अवस्था में थी सिंधु घाटी सभ्यता की, उसी तरह से माप और बाट प्रणाली भी काफी मानक उन्नत अवस्था में थी। जो बटखरे थे, चट पत्थर के बने हुए जो बटखरे प्राप्त हुए हैं, उनसे पता चलता है कि बटखरे द्विआधारी पद्धति पर आधारित। एक, दो, 4, 8, 16, 32, मतलब 2 के गुणनफल पर आधारित है बटखरे। खासकर छोटे वजनों के लिए, और बड़े वजन के लिए जो बटखरे थे उनमें दोनों मिक्स था, दशमलव प्रणाली और द्विआधारी प्रणाली दोनों मिक्स था। जैसे 160, 320, 640, ऐसा नहीं था कि शून्य का प्रयोग उस समय नहीं होता था, दशमलव प्रणाली का प्रयोग नहीं होता था। पता नहीं शून्य की खोज कब हुई, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के लोग दशमलव प्रणाली से तो परिचित थे, इसमें कोई संदेह नहीं। और प्रत्येक जो दशमलव संख्या थी बाट के मामले में, तो उनको आसानी से 2 से विभाजित किया जा सकता था। दोनों को मिश्रित कर दिया गया था। माप के लिए एक 1.32 इंच मानक पैमाना था। एक 1.32 इंच या 3.35 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में अगर इसे बदले, जो सिंधु घाटी सभ्यता के घर मिले हैं या जो सड़कों का निर्माण हुआ है जिस सुघरता के साथ, उससे भी पता चलता है कि एक निश्चित पैमाना रहा होगा निश्चित रूप से।
और बिना मापे घरों का निर्माण या सड़कों का निर्माण नहीं होता होगा। एक पैमाना जरूर रहा होगा, चाहे वो लकड़ी का बना हो या तांबे या कांसे की छड़ का, लेकिन कोई ना कोई पैमाना जरूर होगा, मानक पैमाना। ऐसी संभावना है कि कांसे या तांबे की छड़ का रहता होगा और उसके आधार पर लकड़ी का बनाया जाता होगा। आज भी जो स्केल बनता है वो कांच का होता है या लकड़ी का भी स्केल होता है। इस प्रकार हमने आज सिंधु घाटी सभ्यता के व्यापार और बाट और माप के बारे में जानकारी प्राप्त की। क्योंकि उस समय मुद्रा प्रणाली शुरू नहीं हुई थी, सिक्कों का निर्माण शुरू नहीं हुआ था, तो उस समय जो व्यापार था वो वस्तु विनिमय पर आधारित था। जो वस्तु आपके यहाँ उत्पादित नहीं होती है हमसे ले लीजिए, और जो हमारे यहाँ उत्पादित नहीं होती है और आपके यहाँ होती है तो हमें दे दीजिए। अगली कक्षा में हम बात करेंगे कि किस सिंधु घाटी स्थल से क्या क्या मिला है, इस बारे में विस्तार से बात करेंगे। क्योंकि सिर्फ सब्जेक्टिव प्रश्नों को लेकर चलने से काम चलने वाला है नहीं प्रतियोगिता परीक्षाओं में, क्योंकि अधिकतर प्रतियोगिता परीक्षाएं वस्तुनिष्ठ होने लगी है। इसलिए जो फैक्ट्स हैं उन पर भी नजर रखनी होगी गहराई से। हमें उम्मीद करता हूं कि आपको आज की कक्षा पसंद आएगी और आप इसे, अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो करेंगे और दूसरे छात्र छात्राओं को भी इसके लिए प्रोत्साहित करेंगे। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आपके लिए मेरी कक्षा ज़्यादा से ज़्यादा लाभकारी हो। तो अगली कक्षा तक के लिए मैं विदा चाहूँगा। धन्यवाद।